बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एब्डोमिनल एयोर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, क्योंकि हम जीआईटी पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो जीआईटी के जो ऑर्गन्स है उनको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मेनली कहाँ से मिलती है? द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। तो चले पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं कि एक्चुअली जो आर्टरी सप्लाइंग द जीआईटी स्ट्रक्चर्स दे आर सिंगल एंड ब्रांच एंटीरियरली। इसका मतलब ये है कि अगर एब्डोमिनल एयोर्टा से वो ब्रांचेस निकलेगी, आर्टरीज निकलेगी जो जीआईटी की स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी। अब जीआईटी की स्ट्रक्चर क्या है? एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब को जो ब्लड जाएगी वो सिंगल आर्टरी से जाएगी और वो एब्डोमिनल एयोर्टा के फ्रंट से निकलेगी। तो ये दो बातें। आर्टरी सप्लाई नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर्स। अब जैसा कि एब्डोमेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जीआईटी का हिस्सा नहीं है, लाइक एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज, यूरेटर्स, ये सारे के सारे वो ग्लैंड हैं। दो स्ट्रक्चर्स आर इन द एब्डोमेन बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ जीआईटी। उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो पियर्ड आर्टरी से होगी और ब्रांच लेटरली एंड पोस्टीरियरली। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हैंड्स बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एब्डोमिनल एयोर्टा की बात करें, दिस इज द एब्डोमिनल एयोर्टा। अब इन लोगों ने यहाँ पे शो भी किया है वो मैं बताने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, तो मतलब दिस इज कॉल्ड द ब्रांच विच अराइज फ्रॉम एब्डोमिनल एयोर्टा एंटीरियरली। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको नाम देता हूँ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब इसने आगे फिर ब्लड देना है, मतलब इफ दिस आर्टरी इज कम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा एंड दे आर सिंगल, इट विल सप्लाई द जीआईटी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, सो दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल ओरिजिन। ये एब्डोमिनल एयोर्टा की फ्रंट साइड की बजाय साइड से निकल रही है। अब अगर ये एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है तो दूसरा यहाँ से निकल रही है, और हु नोस ये फ्यूचर की क्या है? रीनल आर्टरी है। तो एज वी नो किडनीज आर टू, तो उसकी ब्लड सप्लाई भी दोनों आर्टरी से होगी। लेफ्ट रीनल आर्टरी विल सप्लाई किडनी ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा ऑन द राइट साइड। इसी तरह सुप्रा रीनल आर्टरी, एड्रिनल ग्लैंड। अब किडनी और एड्रिनल ग्लैंड ये ऐसी स्ट्रक्चर्स है, दे आर नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर। इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो पेयर्ड है, मतलब दो दो आर्टरी होगी ऑन ईच साइड वन, और फिर ये अराइज होगी फ्रॉम दी साइड्स ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। लेकिन जो जीआईटी स्ट्रक्चर है माउथ से लेके एनल कैनाल तक, उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी ब्लड सप्लाई सिंगल आर्टरी से होगी एंड दे विल अराइज एंटीरियरली। ठीक है। अब टू एरियाज ऑफ द कोलोन मीन लार्ज इंटेस्टाइन हैव डुअल ब्लड सप्लाई, डबल ब्लड सप्लाई फ्रॉम डिस्टल आर्टीरियल ब्रांचेस। इन एरिया को हम वाटरशेड एरिया कहते हैं। देखिए, watershed area is that area of the colon who has decreased blood supply, and that is why it is susceptible in colonic ischemia। ischemia से मतलब सदे, ischemia के मुराद ये है मतलब खून की कमी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एरिया को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, दैट इज कॉल्ड ischemia। इट्स मीन कि वो वाटरशेड एरिया कौन कौन सी है? वन इज स्प्लीनिक फ्लेक्सर, another is rectosigmoidal junction। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब एग्जाम के अंदर ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर एक पेशेंट है उसको जनाब इस्केमिक, इस्केमिक इज द वर्ड यूज फॉर डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और अगर वहाँ पे उस एरिया के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हो जाए, इसको हम इस्केमिक कोलाइटिस कहते हैं। तो इफ द क्वेश्चन कम, what is the most common structure prone for ischemic colitis? That is called splenic flexure। another is rectosigmoidal junction। इसमें जो ब्लड सप्लाई है स्प्लीनिक फ्लेक्सर में सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक, लेकिन 90% इन द केसेस इट इज इंफीरियर मेजेंटेरिक। रेक्टोसिग्माइडल में IMA ब्रांचेस लाइक सिग्माइडल आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इस डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा सकूं, सो दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। इसी डायग्राम से हमने कुछ चीज़ें यहाँ से अहेस करनी है और इसको हमने जनाब कोशिश करनी है कि इसको सही तरीके से सीखने की कोशिश करें। देखें, एक्चुअली ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एब्डोमेन है। आप लोग ऐसा समझ जाए कि अगर हम एब्डोमेन के अंदर आ जाएं, दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और ये दूसरा जो है दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अब होता यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राइट साइड के अंदर अपर पार्ट में लीवर होता है, लोअर पार्ट में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स के साथ
यहाँ पे सी कम होता है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर ऊपर जाएगी, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन गो अप ऑन विच साइड ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड। फिर यहाँ पे ये टर्न लेगी, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन। अब यहाँ पे जब ये टर्न लेगी तो नीचे क्या होगी, डिसेंडिंग कोलोन। अब ये राइट साइड ऊपर पार्ट में सबसे लार्जेस्ट आर्गन जो पड़ी है वो लीवर है। लेफ्ट साइड में जो सबसे लार्जेस्ट आर्गन पड़ी है अपर पार्ट में वो स्प्लीन है। तो असेंडिंग कोलोन जब लीवर के सामने टर्न लेता है, इस टर्निंग एरिया को इन फ्रंट ऑफ द लीवर ऑन राइट साइड, दैट इज हेपेटिक फ्लेक्सर। लेकिन जो ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग में टर्न लेती है इन फ्रंट ऑफ द स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ये जो हेपेटिक फ्लेक्सर है उसको ब्लड ज्यादा मिलती है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर को ब्लड कम मिलती है, इसलिए इसको हम वाटरशेड एरिया कहते हैं। और इस वजह के अंदर इट इज ससेप्टेबल फॉर कोलोनिक इस्कीमिया। तो इफ अ पेशेंट हैज इस्केमिक कोलाइटिस and if there is anything wrong in the splenic flexor, the patient will develop left-sided pain in the upper part. तो आज के बाद एनाटॉमी में याद रखें, what is splenic flexor? It is the area between transverse colon and descending colon on the left side. अब आते हैं what is meant by nut cracker syndrome, very very important। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नट क्रैकर सिंड्रोम है इसके पीछे लॉजिक क्या है, गौर से सुने। इट इज द कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रीनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड एब्डोमिनल एयोर्टा। इसका मतलब ये है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल एयोर्टा के दरमियान अगर लेफ्ट रीनल वेन जो लेफ्ट किडनी से ब्लड लाती है उसकी कंप्रेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड नट क्रैकर सिंड्रोम। इट विल कॉज एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन, ग्रॉस हेमोचूरिया, दैट इज बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ थिन वॉल्ड रीनल वेरिकोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेन है, दिस इज द रीनल वेन, और ये आगे ब्लड लेके जा रही है लेकिन ये कंप्रेस हो जाए, तो फिर ब्लड इधर तो आएगी लेकिन आगे नहीं जाएगी। तो ब्लड रिटेंशन की वजह से वेन बिकम डायलेटेड, एंड व्हेन द वेन बिकम डायलेट इट बिकम थिन वॉल्ड, और थिन वॉल्ड वेन के अंदर रप्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। और आप लोग को एक और चीज मैं बताता चलूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेल की हम बात करें स्पेशली इन दी टेस्टिस, और से सुने, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो राइट टेस्टिस है उससे जो राइट टेस्टिकुलर वेन जा रही है, और जो लेफ्ट टेस्टिस है उससे हमारे पास क्या जाएगी, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। ये आप लोग अपने कॉपी में लिखें, इन द मेल राइट टेस्टिकुलर वेन टेक द ब्लड फ्रॉम राइट टेस्टिस एंड इट गोज इनटू इंफीरियर वीना केवा। ये किधर जाएगी, इंफीरियर वीना केवा। लेकिन लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जब ब्लड लेके जाती है तो ये लेफ्ट रीनल वेन में जाएगी। अगर लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाए, कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रीनल वेन, तो फिर जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ब्लड देगी वो आगे नहीं जाएगी, तो बैक प्रेशर लेफ्ट टेस्टिस पे आएगी, जिसकी वजह से वीनस रिटेंशन इन द लेफ्ट टेस्टिस, दैट इज नोन एज लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील। एग्जाम के अंदर आप लोग ये याद रखें, वेरिकोसील इज द रिटेंशन ऑफ venous blood in the testicular area, and that is most commonly seen in left side because left testicular vein drain into the left renal vein। तो सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर लेफ्ट रीनल वेन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल एयोर्टा के दरमियान किसी भी पैथोलॉजी की वजह से कंप्रेस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम नट क्रैकर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है जी। अब एक और कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम के अंदर हमने कौन सी चीज डिस्कस करनी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय intermittent intestinal obstruction symptom like primarily postprandial pain। इट्स मीन कि जिन लोगों में SMA सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है उन लोगों में मील के बाद, खाना खाने के बाद दर्द होता है, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड aorta compress the third transverse one third of the duodenum, typically occur in condition associated with diminished mesenteric fat। जिन लोगों में फैट्स की कमी होती है तो फिर मेजेंटेरिक आर्टरी कंप्रेस होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इफ देयर इज एनी कंप्रेशन टू सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक ड्यू टू लो फैट्स एंड देयर डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन, दैट कैन कॉज पोस्टप्रेंडियल पेन। ये उन लोगों में होता है जो रैपिड वेट लॉस करते हैं फैट्स का, क्योंकि फैट्स एक्ट एज अ कुशन, फैट्स जो है वो कंप्रेशन को कम करती है। लो बॉडी वेट वाले, माल न्यूट्रिशन एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, so these are the patient which is prone for
मोस्ट कॉमनली व्हाट, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज द जीआईटी, एनाटमी, ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन। ये तो आप लोग को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। सबसे पहले आते हैं जनाब फोर गट, फिर मिड गट एंड हाइंड गट। पहला लेक्चर ना भूलें, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है, एम्पुला ऑफ वेटर। तो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फोरगट। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन जो एरिया है, इसका नाम मिड गट है। और फिर डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन अप टू एनल कैनाल, अपर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल above dentate line, that is called of hind gut। तब सवाल ये है, इन सब को अगर हम सम अप करते हैं तो गौर से ये एक जो डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये आप लोग गौर से देखें, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल एयोटा। अब एब्डोमिनल एयोटा की अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकलती है, दैट इज एंटीरियर, फिर एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी, दैट इज अगेन एंटीरियर। अब दो ब्रांचेस निकाली है और एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, दैट इज अगेन एंटीरियर। इनको हम एंटीरियर विसरल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोटा कहते हैं। एब्डोमिनल एयोटा का सबसे पहला ब्रांच जो एंटीरियरली फ्रंट से निकलती है, उसका नाम सीलियक ट्रंक है। उसका नाम क्या है? सीलियक ट्रंक। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोटा विच अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट साइड, दैट इज कॉल्ड सीलियक ट्रंक। फिर इसके बाद जो सेकंड ब्रांच एयोटा से निकलती है, दैट इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये निकलती है, दैट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सो दीज आर द वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोटा। सीलियक ट्रंक एब्डोमिनल एयोटा के जिस पॉइंट से निकलता है, दे आर एट द लेवल ऑफ T12, thoracic 12। जहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती है, दे आर एट द लेवल ऑफ L1। और जहाँ से इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती है, इट इज एट द लेवल ऑफ L3 वर्टेब्रा। तो इसलिए ये सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक ये फोर गट को सप्लाई करेगी। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो मिड गट को सप्लाई करेगी, और जो इंफीरियर मेसेंटेरिक है वो हाइंड गट को सप्लाई करेगी। Celiac trunk mainly arises at the level of T12. In some books say it is between T12 and L1, but T12, L1 से superior mesenteric artery और IMA come from inferior mesenteric at the level of L3। अब जो फोर गट है, इसकी जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है, इनर्वेशन है, दैट इज वेगस नर्व। वेगस नर्व इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 10। आप लोग को मैंने बताया था कि अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें, तो क्रेनियल नर्व्स में वो नर्व जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, सिक्रीशन बढ़ाते हैं, दे आर पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व आर 3, 7, 9, 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनमें से 10 का मतलब वेगस नर्व। मिड गट की पैरासिम्पथेटिक सप्लाई वो भी वेगस नर्व है। और याद रखें जो हाइंड गट है उसकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई पेल्विक नर्व है। अब देखें फोर गट में देखें कि एक्चुअली फेरिंग्स वेगस नर्व ओनली एंड लोअर एसोफेगस सीलियक आर्टरी ओनली टू प्रॉक्सिमल वर्ड ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम का मतलब कितने पार्ट? द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। यहाँ तक क्या है? फोर गट है, समझ गए क्या नहीं? इसमें लीवर भी आता है, गॉल ब्लैडर भी आता है, पेंक्रियास, स्प्लीन। और स्प्लीन जो है इट इज अ फोर गट। फोर गट के जितने कंटेंट्स है दे कम मेनली फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म इज द इनर लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, लेकिन स्प्लीन इज ऑलवेज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा ले चुके हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने डिस्कस की है कि जो स्प्लीन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। अब आते हैं मिड गट की तरफ। मिड गट कहाँ से स्टार्ट होगा? ड्यूडिनम से लेके टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक। फिर हाइंड गट वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेके अपर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल। ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सिंपैथेटिक इनर्वेशन अराइजेस फ्रॉम एब्डोमिनल प्रीवर्टेब्रल गैंग्लिया लाइक celiac, superior mesenteric and inferior। तो अगर if anyone asks you what is the parasympathetic nerve innervation of foregut, that is vagus nerve, midgut vagus nerve, but hindgut is pelvic nerve। ये आप लोग इम्पोर्टेंट करें, द डिफरेंट वन, बट सबकी सिंपैथेटिक एब्डोमिनल प्रीवर्टेब्रल गैंग्लियन होते हैं। अब इसके बाद आते हैं द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन, ये जो सीलियक ट्रंक है उसको थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ना है।
इसको डिस्कस करना है और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सीलियक ट्रंक की रियलिटी क्या है, ये सीलियक ट्रंक है क्या। तो सबसे पहले तो लिखे कि इट इज़ द एंटीरियर या डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। ये कहाँ से आता है? एब्डोमिनल एयोर्टा। और आप लोगों को मैंने बताया दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द लेवल ऑफ T12। ठीक है, कहाँ से? T12। सीलियक ट्रंक ने जब ये देखा कि मैंने फोर गट को ब्लड सप्लाई देनी है, तो ये तो सबको पता है कि जो फोर गट है उसकी ब्लड सप्लाई आसान नहीं है। फोर गट में लोअर एंड ऑफ एसोफेगस है, स्टमक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, पूरी लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? फोर गट में। अब लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब सीलियक ट्रंक को हमने देखा तो हमने सीलियक ट्रंक को ये जिम्मेदारी दे दी कि आपने फोर गट को ब्लड देनी है। तो सीलियक ट्रंक ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का गेम है, लेफ्ट हैंड साइड गेम। हम कहते हैं ना कि कभी कभार हमें एक बंदे को मुश्किल टास्क देते हैं, अगर उसमें वो काम करने की एबिलिटी होती है तो वो कहता है कि आप टेंशन ना ले, ये तो मैं एकदम कर सकता हूँ। तो इसने कहा ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सीलियक ट्रंक ने एक आर्टरी दे दी जिसका नाम था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सा था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर इस एच का मतलब इसने एक और आर्टरी दे दी लीवर को, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक आर्टरी। और एक और आर्टरी दी एस बार, दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देर आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक। तो व्हाट इज सीलियक ट्रंक? इट इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल aorta at the level of T12. It supply blood to the all contents of foregut, and celiac trunk gives rise to further three branches: लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये लिखे। और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये क्या कहते हैं? ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक आर कॉमन हेपेटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये तीन बताए हैं। एंड दीज constitute द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द फोरगट। बात वही है, ये जाकर मेन सप्लाई करेंगे किस चीज को? फोरगट को। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये कोई भी ब्रांच नहीं देती, लेकिन हेपेटिक आर्टरी और ये स्प्लीनिक आर्टरी आगे जाकर मुख्तलिफ क्या देंगी? ब्रांचेस देगी। और उन ब्रांचेस की वजह से हम फोरगट के जो कंटेंट्स है उसको डिफरेंट क्या देंगे? ब्लड सप्लाई देंगे। तो फोरगट की जो सप्लाई है वो हम फिर इन ब्रांचेस के जरिए मेंटेन करते हैं। अब उस ब्रांचेस की तरफ हम थोड़ा सा दो तीन बातें करेंगे ताकि आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जनाब सीलियक ट्रंक है। ये क्या है? सीलियक ट्रंक। इसने एक ब्रांच दे दी ये वाली, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है इट डू नॉट गिव राइज टू एनी ब्रांच। तो आप लोग लेके ये शॉर्टेस्ट ब्रांच है, लेकिन ये अपने आप से कोई ब्रांच नहीं देती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख ये स्टमक है, स्टमक की पूरी देखें, स्टमक का ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है ये क्या करता है? एसोफेगस की कुछ पार्ट को और अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अराइज फ्रॉम सीलियक ट्रंक, इट सप्लाई ब्लड टू द अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर। फिर आप लोग कहोगे ये जो लोअर हाफ है लेसर कर्वेचर, इसकी ब्लड क्या है? वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। क्या है? राइट। और राइट गैस्ट्रिक आएगी कहाँ से? कम फ्रॉम कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये कहाँ से आती है? कॉमन हेपेटिक। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे फोकस करें इम्पोर्टेंटली तो ये आप लोगों को आसान हो जाएगी। देखें ये नाम हमने पहले से की है कि ये जो आर्टरी है दिस एरिया इज नोन एज ओ सीलियक ट्रंक। अब आप लोगों को तो पता है ये सीलियक ट्रंक है। सीलियक ट्रंक से जो आर्टरी निकलती है हेपेटिक आर्टरी, इस तरह आगे जाकर ये वाली ब्रांच देती है, इस तरह ये ब्रांच नीचे आती है और इस लोअर पार्ट ऑफ दी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। अब ये जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये एमसीक्यू देखें, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, सप्लाई ब्लड इनटू द अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है इट विल सप्लाई ब्लड टू द लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर एंड इट कम फ्रॉम कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ये कहाँ से आती है? सीलियक ट्रंक। अब ये चीज़ तो हमने सीख ली है, इसमें आप लोगों ने इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट करने वाली है। अब देखें
ये जो सबसे बड़ी आर्टरी है इस तरह वेवी शेप में, दिस आर्टरी इज कॉल्ड स्प्लीनिक। ये स्प्लीनिक आर्टरी जब आगे जाती है और से देखे तो ये एक ब्रांच देती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और एक होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये ग्रेटर कर्वेचर की अपर हाफ को सप्लाई करेगी, और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये लोअर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आसानी के लिए, अपर हाफ ऑफ दी लेसर कर्वेचर सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लोअर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर सप्लाइड बाय राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, अपर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और जो लोअर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ये सप्लाई। और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये किसके साथ मिलती है, राइट गैस्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक के साथ मिलती है, दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। और ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है, दे आर कॉल्ड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये एमसीक्यूज में आता है कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी एंड इट सप्लाई द अपर हाफ ऑफ व्हाट स्टमक, एंड दैट इज कॉल्ड फंडस ऑफ द स्टमक। ये किसको सप्लाई करेगी, फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हेपेटिक आर्टरी है ये जब ये अपनी ब्रांचेस देती है गैस्ट्रोड्यूडिनल, ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल है ये फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द ड्यूडिनम को सप्लाई देगी और पेंक्रियास को भी ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझनी है वो ये है कि जो हेपेटिक आर्टरी है उसने एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच दी, एक गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी दी। इसके बाद इस कॉमन हेपेटिक का नाम क्या बन गया, प्रॉपर हेपेटिक, कि उसने अब प्रॉपरली जाकर लीवर में जाना है। लीवर के दो लोब हैं, ये ब्रांच जो हेपेटिक आर्टरी की इस साइड पे जा रही है इसको हम लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और ये ब्रांच जो राइट लोब की तरफ जा रही है दैट इज राइट हेपेटिक आर्टरी। अब इस राइट हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक आर्टरी एंड विच विल सप्लाई ब्लड टू दी गॉल ब्लैडर। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप लोगों से मैं ये सवाल करूँ, ये डायग्राम इतना इजी नहीं है लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उसको आसान से आसान बना दूँ। लेकिन अगर आप लोगों से कोई ये पूछे यार व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर, तो आप कहेंगे गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय सिस्टिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक इज द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, proper hepatic come from common hepatic artery and common hepatic is a branch of celiac trunk। और आप लोगों को पता है celiac trunk arise from abdominal aorta at the level of T12। so these type of question you must know for the exam point of view। यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी मिलते हैं, इनकी एनास्टोमोसिस, और यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक के साथ मिलती है तो इनकी एनास्टोमोसिस होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोस मीन द पॉइंट वेयर टू आर्टरी मीट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। इट इज एग्जिस्ट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज। इनकी जो एनास्टोमोसिस है ना इन दोनों की, ये स्टमक के अंदर किस साइड पे होती है, ग्रेटर कर्वेचर, किस साइड पे, ग्रेटर कर्वेचर। और इन दोनों की जो एनास्टोमोसिस है ये स्टमक के अंदर लेजर कर्वेचर पे होती है, ठीक है जी। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं फिर से एक दफा बता रहा हूँ कि फोर गट की जो ब्लड सप्लाई है इन सब के लिए सीलियक ट्रंक चाहिए, और सीलियक ट्रंक फिर अपने आप से मजीद तीन ब्रांचेस निकालती है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। द शॉर्टेस्ट ब्रांच इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द लॉन्गेस्ट ब्रांच इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी। ये जो कॉमन हेपेटिक है ये ड्यूडिनम को एक ब्रांच देती है जिसका नाम गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है। कौन सा है, गैस्ट्रो ड्यूडिनल, इसको हम जीडीए कहते हैं। तो आप लोग को ये एग्जाम में आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हैविंग गैस्ट्रिक अल्सर, क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर, और उस अल्सर से जनाब क्या हो जाए, ब्लीड हो जाए, थिंक अबाउट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच ब्लीड, मतलब वो कॉमन आर्टरी जिससे खून जाने की चांसेस ज़्यादा होती है मैदे की अल्सर में, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेकिन जिस बंदे को पहले से अल्सर है, अल्सर इन दी ड्यूडिनम, इसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, उसमें जो आर्टरी से ब्लीडिंग होगी दैट इज
gastroduodenal artery, and this artery is a branch of common hepatic artery. So hope you enjoyed this part of the session and I make it very clear. अगर आप लोग इसको एक दो दफा प्रॉपर पढ़ेंगे और आप लोग जो लेक्चर में चीज मैंने बताई है उसको प्रॉपर गेट करेंगे, इंशाल्लाह एवरीथिंग भी विल बी क्लियर. जज़ाकल्लाह, सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल.